बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हमने मेरी टीम ने जिन दो मौज़ूआत का इंतख़ाब किया है, उनमें से जो मौज़ू हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस पे बात करेंगे, उसका ताल्लुक़ तफरीह से है। तफरीह हर इंसान को चाहिए होती है, और उसके लिए जितने भी मौक़े हैं वो आपके गिरदो नवाह में मौजूद होते हैं, और लोग उसे क्रिएट भी करते रहते हैं ताकि लोगों के लिए सहूलतें पैदा होती रहें, और उनके लिए जो जितने भी ऐसी तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो कायम रहें। इन तफरीही सरगर्मियों में हमारे पास अगर देखा जाए तो कोई ख़ास मौक़े मौजूद नहीं हैं, सिवाय कुछ तफरीही जगहों के जहाँ पे हर इंसान जाना भी नहीं चाहता है, और अगर जाते भी हैं तो उससे सारी ये कमी पूरी नहीं होती है। घूम फिर के एक दो काम जो हैं वो बचते हैं, कुछ खाना पीना और मूवी देखना। मूवी के हवाले से आजकल जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है वो फिर से उसने एक रफ़्तार पकड़ी है और एक बड़े अच्छे रास्ते पे गामज़न है। करोड़ों करोड़ों में बिज़नेस करने वाली फ़िल्में हम तकरीबन हर ही महीने देख रहे होते हैं, और कोई ना कोई फ़िल्म आती है और उसकी तारीफ़ें हम सुन रहे होते हैं कि इस फ़िल्म ने इतना बिज़नेस कर लिया, इसने इतना बिज़नेस कर लिया। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम सिनेमा में जाएं और पाकिस्तानी फ़िल्म को देखें, क्योंकि हमारी फ़िल्में किसी भी तौर से किसी गैर मुल्की फ़िल्म से कम नहीं है। मैं तारीख़ के बारे में पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान बना और या पाकिस्तान बनने से पहले जो हमारी फ़िल्मी सनत थी वो कैसी थी। तो पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन जो 3 बड़े मराकज़ थे फ़िल्मी सनत के, जिनमें कलकत्ता, बम्बई और तीसरा जो मरकज़ था वो लाहौर का था। लाहौर की जानिब से जो बनने वाली फ़िल्में थी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी इख्तियार की। बहुत सारी फ़िल्में थी ऐसी, मगर जब आज़ादी के फ़सादात वग़ैरह हुए तो लाहौर का जो अंचोली आर्ट स्टूडियो था, जो बहुत मशहूर था यहाँ पे इस पूरे ख़ित्ते में, उसको जला दिया गया। मगर पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आ चुका था तो फिर इस अंचोली के नाम से पंचोली आर्ट के नाम से वो सिनेमा जो है वो दोबारा से शुरू किया गया, और पहली जो दहाई थी उसमें तकरीबन 229 फ़िल्में बनी, जिनमें 181 फ़िल्में उर्दू में थीं, और 42 पंजाबी फ़िल्में थीं, 4 सिंधी फ़िल्में थीं और 3 बंगाली फ़िल्में थीं। ये सिलसिला आहिस्ता चलता रहा। कभी नशेब फ़राज हर शोबे में आते हैं, और बीच में एक दौर अभी आहिस्ता हमारे पास ऐसा भी आया कि जब हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। उर्दू फ़िल्म की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो 3-4 फ़िल्में आई, सब ने बिज़नेस किया। उससे पहले जो फ़िल्में आई उन्होंने बिज़नेस किया, और अब हर किस्म के जो ऑडियंस हैं उनके लिए फ़िल्म्स बन रही हैं। हम अपने टीवी की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पे तकरीबन हर सेक्टर पे काम हो रहा है, सिवाय बच्चों के सेक्टर पे, कि बच्चों के लिए देखने के लिए वो सारा कुछ मौजूद नहीं है जो होना चाहिए। बच्चों के लिए कोई ख़ास चैनल या उनके लिए जितने भी तरबियती प्रोग्राम हैं वो नहीं है, उनकी तफरीह का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तकरीबन 3 महीने पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था 7 दिन मोहब्बत इन। उसमें कुछ थोड़ा सा बच्चों वाला कंटेंट ज़रूर मौजूद था, मगर वो भी मैं उस बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि वो बड़ों को बच्चों वाला कंटेंट दिखाया गया या बच्चों की फ़िल्म बड़ों ने देख ली। कुछ इस किस्म के उसमें मिले जुले मेरे
कुछ जो रिव्यू हैं वो मुझे मिले। इस वक्त पाकिस्तान इस जगह पे आके खड़ा है कि हम एनिमेटेड फिल्म्स भी बना रहे हैं, जहाँ बच्चे बेहतरीन फ़िल्में, सबक आमोज़ फ़िल्में और तफरीह से भरी हुई फ़िल्में अपने ही पाकिस्तान के जो बेहतरीन अदाकार हैं उनकी आवाज़ों में वो फ़िल्में जाके देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, और इसको बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट भी मिला है। आज तक जिस तरह तीन बहादुर है और इस तरह की जो 2-3 फ़िल्में और आई हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश की है। फ़िल्म मीडियम का इस सेक्टर में भरपूर तरीके से एक बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम जो जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो बेहतरी की तरफ गामज़न है, इसमें एक आने वाली एक ख़ूबसूरत फ़िल्म जिसमें तफरीह का भरपूर उन्होंने ख़्याल रखा है, बच्चों के हवाले से एक फ़िल्म है। वो कौन सी फ़िल्म है और हमारे साथ कौन सी ऐसे बेहतरीन एक एक्ट्रेस मौजूद होंगी, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने नाकाबिले फ़रामोश किरदार और उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने कैरियर की ज़ीनत बनाएं। आज हम उनका तारुफ भी करवाएंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जैसा कि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्शन, रोमांटिक, थ्रिलर और हर किस्म की हॉरर फिल्में, हर किस्म की फ़िल्में जहां बन रही हैं वहां एनिमेटेड फिल्में भी बन रही हैं जिसे बच्चे और बड़े सब पसंद कर रहे हैं। ये एक पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक नया दौर है और जिसको हम अपने सामने बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ तरक्की की तरफ देख रहे हैं, जहां इसमें एनिमेटेड फिल्म्स बन रही हैं। उन फिल्म्स में जहां बच्चे अपनी ज़ुबान में एक ख़ूबसूरत हमारे अपने यहाँ के जो कंटेंट है, जो यहाँ के मौजू हैं, उनको देख रहे हैं। उसमें साथ साथ यहाँ के जो हमारे बेहतरीन फ़नकार हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ें भी साथ साथ सुन रहे हैं। आज जिस फिल्म का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें तो तय हो गई हैं कि ये एक एनिमेटेड फ़िल्म है और इसके जो इसमें फ़नकार हैं वो वाकई एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। भाई आवाज़ तो एक बिल्कुल साइड पे रख दें, उसके अलावा जहाँ तक एक्टिंग की बात करें, आप इन्हें जिस किरदार में देखें ऐसा लगता है कि वो किरदार इनके लिए लिखा गया, जबकि ऐसा उसमें कुछ नहीं है। वो ख़ुद उसको इतना खूबसूरत बना लेती हैं, जैसे हर अंगूठी में एक नगीना होता है ना, बिल्कुल फ़िट उस तरह ये उस किरदार में फ़िट हो जाती हैं। मैं सिर्फ चंद एक कुछ ड्रामास के प्रोजेक्ट्स के नाम लूँगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ब्रंस रोड की नीलोफर, ये ज़िंदगी है, कदूसी साहब की बेवा, जहेज़, ऐनी की आएगी बारात, फ़न खाना और बुलबुले। हमारे साथ मौजूद हैं हिना दिलपजीर साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह इतनी तारीफ़ें सुन के इतना अच्छा लगता है। नहीं आप मैं आपको सीनियर कह रहा हूँ आपके काम की वजह से, क्योंकि आप वाकई बहुत बड़ी फ़नकार है। क्योंकि थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि आप यहाँ बैठी हुई हैं और मुझे आपसे चंद सवालात करने का मौका मिलेगा आज। और एक राज मैं खोलूँ कि मुझे आपके प्रोग्राम में आने का बड़ा शौक बिकॉज आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत मज़ा आता है सुनने में। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जो आज के दूसरे मेहमान हैं, ये जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जो कहते हैं ना कि जो असल में जो कैप्टन है पूरे प्रोजेक्ट के और जो ब्रेन है पूरे प्रोजेक्ट का, डायरेक्टर और राइटर हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीज़ जंदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मगर इसके साथ साथ मैं ऑडियंस को ये बताना भूल गया, हिना जी की मौजूदगी में पता नहीं क्या हो गया, मैं एक चीज़ मिस कर गया। क्या? फिल्म का नाम है
डोंकी राजा, द डोंकी किंग। द डोंकी किंग। अच्छा, वो उसमें डायलॉग्स में है शायद। हमारा कुछ? एक हाँ। गाना है टाइटल ट्रैक, वो है डोंकी राजा, द डोंकी किंग, जिस पे हम सब डांस करते हैं while doing the project। हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि गधा एक गरीब जानवर है, मगर आजकल वो जुमला तो भूल गए, ये नया जुमला लिखना पड़ेगा, गधा एक मकबूल जानवर। वाकई। अब बहुत मकबूल है। हाँ। वाकई। तो चल के ट्रेलर देखते हैं, फिर आगे करते हैं अपने मेहमानों से मज़े मज़े की बातें। तो आइए ट्रेलर हो जाए फिर। मेरे अजीज हम जंगलों, हमने फैसला किया है कि हम आजाद नगर की बादशाहत एक नए राजा को देकर खुद रिटायर हो जाएं। मैडम जी हमें राजा बना दे, हम गाते हैं बहुत अच्छा है। चल भाई शुरू हो जा। I will build a wall. इससे तो बेहतर है कि कोई गधा ही राजा बन जाए। गधा? गधा? तो क्या नाम था उस धोबी का? My name is Mangu Mangu Jan Mangu, the washing machine. ना ना मैडम जी, ना ना ना, मुझसे नहीं होगा, मैं गधा ही भला, मैं चला। रुक जाओ। मैडम जी, मैडम जी, मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, आजाद नगरी, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। वक्त पड़ने पर गधे को बाप भी बनाना पड़ता है। अरे हमने तो सिर्फ किंग ही बनाया है। मंगू, तुझे राजा बनाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। अब मैं सही राजा बन के दिखाऊंगा। भाई ये कोफ्ते तो बड़े ही मजेदार थे। आहा। वाकई गधे का गोश्त तो कोई गधा ही खा सकता है। बहुत खूब। अच्छा, तो ये बात तो तय हो गई कि ये बच्चों की फिल्म नहीं है, ये मतलब सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है। हाँ जी, हम इसको ऐसे कहना चाहेंगे कि ये 9 से 99 साल तक के बच्चों की है। अच्छा, बच्चों की ये है अच्छी बात और उन लोगों की है जो दिल से बच्चे हैं, और बनाई भी उन लोगों ने है जो ये मानने को कतई तौर पे तैयार नहीं है कि वो बड़े हो चुके हैं, जैसे कि Thank मैं you. और हिना। थैंक यू। ये हो नहीं सकता कि कभी हम बड़े हो जाएं। वक्त के साथ साथ इंसान बड़ा तो हो जाता है, मगर उसके अंदर बच्चा है उसी उम्र का रहता है हमेशा, है ना। बहुत ही खतरनाक बात है ये। एक वक्फा ले लेते हैं, ये भी काफ़ी ख़तरनाक बात है। मेरे कान में जो प्रोड्यूसर है ना मेरा, वो बार बार ब्रेक 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 की आवाज़ें लगा रहा है। तो वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं हिना जी से और अजीज़ जंदानी साहब से डोंकी किंग के बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक तवील से वक्फे के बाद आप सबको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ आज मौजूद हैं हिना दिल पज़ीर और उनके साथ साथ मौजूद हैं अजीज़ जंदानी साहब। अजीज़ जंदानी फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। डोंकी किंग फ़िल्म आने वाली है और उसमें जो मुख्तलिफ़ खूबसूरत आवाज़ें हैं, उनमें जो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है वो हिना दिल पज़ीर जी की है। हिना जी, मुझे बताइए कि एक्टिंग, डायरेक्शन, होस्टिंग और सिंगिंग और अब ये वॉइस ओवर, कोई काम ऐसा जो रह गया हो, आप चाह रही हो कि मैंने ये करना है अभी? भी देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप बॉस इजाज़त दे दो। एक सिंपल सी बात है, जब सर्दियों का मौसम आता है
तो साइबेरिया के साहिलों पे वो बर्ड्स अंडे देकर और गर्म इलाकों की तरफ आ जाती हैं सही। और यहाँ बैठ के वो अपने फोकस में उन अंडों को का ध्यान रखती हैं। ठीक है। जब वो वापस जाती है तो उनको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं अपने। ठीक है। कोई डैमेज नहीं होता वहाँ। ये है एक परिंदे का फोकस जो अल्लाह ने उसको दिया। बिल्कुल सही है। तो फिर इंसान का फोकस कितना बड़ा होगा, सिर्फ यूटिलाइज करने की बात है। हाँ, मेरा मतलब ये था कि कैसे यूटिलाइज कर लेती हैं। भाई ये एक तुक्का है। अच्छा ना तो टीवी में आना था कभी, ना सोचा था। तो आप जैसे, मुझे तो लगता है अक्सर मिस्टर बीन की कहानियों में होता है वो कि वो जाना कहीं था, उसको पहुंच कुछ कहीं जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब जब होता चला गया तो मैंने भी सोचा लेट्स गो विद द फ्लो। तो ये फ्लो हो गया। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि एक्टिंग, आपको ये एक्टिंग और बाकी जो शोबे जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें और ये जो वॉइस ओवर का जो एक डिपार्टमेंट है, इनमें क्या डिफरेंस देखती हैं? ये क्या मुश्किल काम है या ये बहुत इजी और बहुत मज़े वाला काम है? देखिए ये मुश्किल भी नहीं कह सकूंगी और इजी भी नहीं है। इसका सही एडजेक्टिव है डेलिकेट। ये बहुत डेलिकेट काम है। अब वो कितनी मुश्किल से हो या कितनी आसानी से हो, ये एक अलग कहानी है। और मुश्किल और आसानी को तो देखा भी नहीं जाता जब आपकी नज़र हो आपके मकसद पे। कि वो जो मैंने कैरेक्टर किया इस फिल्म में मिस फितना का, अब मिस फितना की जी, मिस फितना जो है बहुत ट्रिम सी, बहुत तेज, बहुत फास्ट मूवमेंट करने वाली चालाक एक कैरेक्टर है। ओके। तो अब आप अपने कंबल में से निकल के जब फितना बनते हैं तो वो एक प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। और टू टेल यू द ट्रूथ कि सबसे पहली रीडिंग में ये वो फितना नहीं है जो सबसे पहली रीडिंग में थी। थैंक्स टू अजीज़ जिंदानी कि ये बहुत क्लियर थे अपनी सारी चीज़ों में। इसकी अगर शुरू से कहानी में सुनाऊं तो वो ये है कि इनका एक फ़ोन आता है। नहीं तो जाके देखनी है। हाउ आई बिकम फितना, इसकी एक छोटी सी कहानी है। इनका फ़ोन आता है, जी मुझे एक एनिमेटेड फिल्म बनानी है और हम आपको कास्ट करना चाह रहे हैं आप। मैंने अपने मैनेजर को देखा, मैंने कहा नहीं करनी, मना कर दे। पता नहीं कैसी कहानी होगी, वो भी एनिमेटेड और ये और वो। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि ये जो मेरे पास आया है ये कोई और कर ले, मैं भाग जाऊं यहाँ। अच्छा। उन्होंने भरपूर कोशिश सीरियसली ऐसा है? सीरियसली। अच्छा। हाँ, मुझे ना एंजाइटी होने लगती है। नहीं मैं नहीं कर सकूंगी ये कैरेक्टर, इतने तो किए कैरेक्टर, मैं ये कैसे कर सकूंगी अब और। तो वो पता नहीं क्या तुक्का लगता है। इन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि ठीक है मिल लेंगे। मुझे पता था मुझे इनको मना करना है। हम लोग किसी दिन वहाँ थे न्यूप्लेक्स के करीब, तो मैंने भी फिल्म तो शुरू होने में बड़ी देर है, इन्हीं को बुला लें चले वहाँ। अब वो कैफ़े भी बंद हो गया जिसमें बैठ के मीटिंग की थी। इतनी पुरानी बात। इतनी पुरानी बात? काफी पुरानी। कितने अरसे से आप इस फिल्म पे काम कर रहे हैं? जी तकरीबन मुझे इस पे काम करते हुए 2.5 साल हो गया और हिना को इस पे आए हुए 2.25 साल हो गए। मुझे तो लगता है हमेशा से। अब तो पर्सनैलिटी में मेरा ख्याल थोड़ा सा मिस फितना आ गया होगा। नहीं। अच्छा। पर्सनैलिटी अगर बिगड़नी होती तो पहले जो लाइन खड़ी है। मैं इस पे बात करना चाहूँगा आपसे। मेरे ज़हन में एक सवाल है बड़ा मज़े का। अच्छा तो अजीज़ साहब, ये जो ये जो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं, क्या इस पे आम फिल्म से ज़्यादा वक्त लगता है और क्या ये उनसे ज़्यादा मेहनत वाली फिल्म होती है? बेशक ये आम फिल्मों से जो लाइव एक्शन हम देखते हैं इसमें जी। लोग एक्ट करते हैं उससे ये डेफिनेटली ज़्यादा, आई थिंक द वर्ड इज़ डेलिकेट। जो इन्होंने कहा डेलिकेट काम है, बिकॉज आम फिल्मों में होता ये है फ़हीम कि पहले शूटिंग होती है, उसके बाद एडिटिंग होती है। जी हाँ। इसके अंदर काम उल्टा और उसके बाद डबिंग होती है। जी। शूटिंग, एडिटिंग, डबिंग। हाँ। इसके अंदर काम बिल्कुल उल्टा चलता है कि इसमें अच्छा। सबसे पहले इसकी समझे कि डबिंग होती है, डबिंग नहीं होती यानी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। ओके। उसके बाद इसकी एडिट हो जाती है। अच्छा। और ये पेपर पे लॉक कर ली जाती है क्योंकि इस
वाली फील्ड के अंदर, इस वाली फील्ड के अंदर जाके गलती करना और वापस जाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा पड़ता क्यों है। ना हम एक ब्रेक ले लें? वो कैमरा वहाँ से ले लें आप ब्रेक। नहीं मैंने आपको आसान कर दिया। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ फ़िल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं और पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा मौजूद हैं। एक फ़िल्म के बारे में आज हम जान रहे हैं इनसे, जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, डोंकी किंग। ओके, तो अजीज़ साहब, मेरा सवाल आपसे है, वो ये है कि आपको गधों पे फ़िल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? इसका जी, जवाब गधों के ऊपर ये तो आपने मेरा जो कहते हैं ना बहुत ही नाजुक नब्ज़ मेरी पकड़ ली। अच्छा। बिकॉज गधों का जो है एक बड़ी हिस्ट्री है उर्दू अदब के अंदर। अगर आप पीछे जाएं, इसकी 3 वजूहात हैं गधों के ऊपर हमने जो फिल्म बनाई है। अगर उर्दू अदब में आप पीछे जाएं तो आपको बहुत ही रिच कंटेंट मिलेगा गधों के ऊपर। एक साहब थे रामचंद्र साहब, जिन्होंने गधों के ऊपर बड़ी किताबें लिखी है, एक गधा नेफा में, एक गधे की सरगुज़श्त, तो बहुत काम हुआ है। और फिल्मों में भी इंसान और गधा, रंगीला साहब की एक फिल्म। जी। तो उर्दू अदब और आजकल तो खुराक में भी तो उर्दू अदब और फ़नून लतीफ़ा में गधों का एक बुनियादी किरदार रहा है काफ़ी अरसे तक। सही। दूसरी चीज़ ये है कि गधा जो है ये एक बहुत ही, इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है गधे की जो रेंज है, आप किसी को प्यार से भी कह दें खोतेदा पुत्र तो माइंड नहीं करता, आप इंसल्ट में भी कह सकते हैं। इसी तरह किसी और जानवर का नाम ले दें तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाइयाँ निकल आती हैं। माएँ अपने बच्चों को हमेशा गधा क्यों कहती हैं? ये देखें, उनका अपना निजी मामला है। ये उनका अपना घरेलू मामला। और तीसरा है कि गधा जो है ये बहुत ही, यानी सबसे ज़्यादा याद किया जाने वाला जानवर है दिन में। आई थिंक मेरे ख्याल है पाकिस्तान में दिन में जिस जानवर को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो गधा ही है। तो ये आई थिंक हमारे एक जो कहते हैं सोशल फैब्रिक का एक हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान में कोई जानवर जिस पे फिल्म बननी चाहिए थी वो मेरा ख्याल है गधा ही होना चाहिए। हालांकि गधा काम भी सबसे ज़्यादा करता है। हाँ, काम भी करता है और उजरत भी सबसे कम मिलती है। पता नहीं उसका पेट भी पूरा होता है कि नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो आपकी फिल्म वाला जो गधा है जिसका नाम है मंगू, और उसके जो पीछे आवाज़ है वो है जॉन रेम्बो। हाँ जी, अफजल खान साहब। क्या तो उनका इंतखाब कैसे किया? आपको कैसे लगा कि इधर आवाज़ जो है ना उनकी बैठ रही है? ये सवाल है, मैं आप ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए जी, इसके एक इसका जो बुनियादी जवाब है वो ये है कि जब ये कैरेक्टर हमें आया समझ में मंगू का, तो इसकी जो पहली जो चॉइस थी, अगर आज से हम 40 साल पहले ये फिल्म बना रहे होते तो रंगीला साहब थे। सही। उनके अलावा ये किरदार कोई नहीं कर सकता था। ठीक है। और आज अगर जाए तो 40 साल बाद या 20 साल बाद, 30 साल बाद, मेरा अपना ख्याल है जिन्होंने वो इनहेरिट किया है, वो क्या कहते हैं, जिनको ये इनहेरिटेंस में मिली है ये टैलेंट, मेरे ख्याल है रैम्बो उनके जानशीन है एक तरीके से मेरे हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो उनके जो फ़नून लतीफ़ा के अंदर देखा जाए, आर्ट फॉर्म में देखा जाए, तो रैम्बो रंगीला साहब के बेहतरीन जानशीन है। तो ये इसका वाकई सच्चा जवाब है। और दूसरा ये कि फिर हमने बस मैच करना शुरू किया और बस हमने देखा कौन मिल जाए। ये वाली जो कहानी है ना मज़ेदार, ये फिल्म बनी कैसे हम सबको नहीं पता। ये बंदा एक आता है, सबके सर में इसने कील ठोकी है और सब पागल हो गए। मैंने इनको मना करना था कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती, लेकिन जब इन्होंने बैठ के कहानी सुनाई, ये होता है एक सच्चे अज़्म का नतीजा। ही वॉज सो श्योर, ही वॉज सो क्लियर एंड ही न्यू। हम सब मजाक उड़ाते थे, यार क्या बना रहे हैं, इनको मना करें कि एनिमेटेड फिल्म बना रहे हैं, इतने में कोई टीवी में हम काम कर लें। फिर जब इन्होंने स्टोरी बतानी शुरू की, तब तो हम में से किसी को भी ये वो नहीं था, मतलब मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी कि मैं इनसे सवाल करूं। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ इसमें ऐड कर। अमूमन ऐसा होता है कि जब कहानी सुनाई तो जाती है, मगर एक शक जो है ना हमारे अपने जहन में उपल रहा होता है कि ये जो सुना रहे हैं क्या ये ऐसा बन जाएगा? नहीं, ये जो पागल किस्म के लोग होते हैं ना,
आई एम सॉरी, ये जो सर फिर लोग होते हैं, क्रिएटिव किस्म के लोग। हाँ, मुझे उन दिमाग ख़राब लोगों के साथ काम करने का एक खपत है। क्या बात। अच्छा भाई, आपके काम करने, आपने मतलब जो काम किया, लोगों ने पसंद किया, आपको इज्जत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने भी और लोगों ने भी। अल्लाह का अच्छा, बड़ा एहसान। आप नॉर्मल ज़िंदगी में वो कैसी हैं? क्योंकि मैंने आपको जैसे 7 दिन मोहब्बत इनमें देखा तो एक बड़ी सख्त किस्म की वालदा, और कहीं आप बहुत ही एक बुज़ुर्ग किस्म की खातून हैं, कहीं आप मिजाज से भरी हुई हैं, जहाँ से गुज़रती हैं लोग कह के बखेरते जाती हैं। हकीकत में कैसी हैं आप? हकीकत में मैं अपने जैसी हूँ। वो अपने जैसा किसी किरदार से मिलता जुलता हम देख सकते बिल्कुल हैं भी क्या? नहीं, जैसे तुम हो, जैसे ये हैं। अब बिजली के बिल देना है यार, चेक नहीं आया, अब क्या करेंगे। मैं ऐसी हूँ। अच्छा, आपको भी फिक्र होती है? जी जी, मैं ऐसी हूँ। ओहो, अब क्या करेंगे। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक ख्वाब थे कि इसको यूं सजाएंगे, मुंह बनाएंगे। आप जाते हैं वन फाइन मॉर्निंग, जब वो मैच्योर हो रहा होता है, आप हम आपके साथ कोई अगला प्रोजेक्ट करेंगे, हम फिर आ गए। अच्छा, अपने ऊपर भी हंसी आती है, मगर ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी ज़िंदगी इंतहाई नॉर्मल है, इंतहाई। वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हैं जो सबके साथ होते हैं, मैं उनसे डील करती हूँ उसी तरह जैसे सब डील करते हैं। क्या बात। अच्छा, कोई जब किरदार करती हैं तो अपनी तरफ से तो सब बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मगर आपका काम देख के ऐसा लगता है कि आपने गुड़ हस्बे जायका बल्कि ज़्यादा ही डाल दिया, जब लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि एक तशनगी रह गई हो हर काम में, हर किरदार में? हर किरदार में रह गई है, हर किरदार में रह इसलिए मैं नहीं देखती। अच्छा। मैं नहीं, एक जो मैंने ख़ास किरदार किए, हाँ, मैं 2 किरदारों को बड़े गौर से देखती हूँ। एक शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी को, और एक मोमो को, और एक रूह अफ़ज़ा को। ये एक अलग एनर्जीज़ हैं जो मुझे लगता है, जिन्हें मैं खुद देख के मैं कहती हूँ अरे वाह, मज़े की बात है। खुद भी एंजॉय करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं अपना आप को देखूँ तो हर तरफ से कमी लगती है। अच्छा, अब एक शॉर्टली मुझे आपसे एक आंसर चाहिए। पूरा पाकिस्तान मानता है कि आप बेहतरीन अदाकार हैं, आप एक्टिंग करती हैं और गज़ब की करती हैं। आपको जितने भी अवार्ड्स होते हैं आए दिन, इन्होंने कितने अवार्ड्स दिए हैं आपको बेहतरीन अदाकारा के? देखिए जी, मैंने ये क्या सवाल कर दिया तुमने सुबह लड़के। मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है। मैंने एक वो किया था, बंच रोड की नीलोफर, जो मेरा डेब्यू प्ले था, और वो खुशकिस्मती से कारा फेस्टिवल में गया। और कारा फेस्टिवल में जाने के बाद उस पे मुझे इंटरनेशनल एक अवार्ड मिला था। उसके अलावा मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है। हम उस अवार्ड को तस्लीम करते हैं कि किसी ने बिल्कुल हक और सच पे बात की। सर, ये बताइए कि ये फिल्म रिलीज़ कब हो रही है? जी, 13 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। 13 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है पाकिस्तान भर में? पाकिस्तान भर में। तो पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसे बाद हम करेंगे। इस ठीक है। वक्त हम पाकिस्तान पे फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और हिना जी, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सुबह हमारी वजह से आपको उठना पड़ा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। एक ब्रेक का वक्त जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे एक अलग मौजू पे, अलग मेहमानों से। और इन मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, तशरीफ़ लाए। और 13 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ जाइए, फिल्म देखिए। एक बच्चों को एक बहुत सेहतमंद तफरी का मौका दीजिए, ताकि वो अपनी ज़ुबान के बारे में, अपने मुल्क के मसाइल के बारे में इनको देखें, और एक अच्छी तफरी के साथ साथ एक सबक लेके वापस आएँ। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। और इस वक्त हम बात करेंगे एक अलग मौजू पे बात करने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है।
मुल्क में पहली बार एक अलग हुकूमत बनी है, एक ऐसे लीडर को मुंतखब किया है इस अवाम ने जिनकी खिदमात से पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है, और उन्होंने जिस जिस मैदान में कदम रखा पाकिस्तान को कामयाबी जैसी नेमत से उन्होंने नवाजा। और जब इमरान ख़ान की इस हुकूमत से लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने जब इन्हें मुंतखब किया तो लोगों की उम्मीदें भी इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा हैं, और ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ मुल्क जो है वो हमारा गामज़न है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में वो सब कुछ जो आज तक जिसका अवाम इंतज़ार करते रहे वो हमें देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और इलेक्शंस ये जो थे, जो भी जुलाई में इलेक्शंस हुए 2018 में, ये तारीख़ में तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो अपनी नोयत के मुनफरिद इलेक्शंस थे। इसमें जो रवायती सियासतदान जो सिर्फ़ हमेशा ईवानों में हमें वही नज़र आते थे, इस दफ़ा वो नहीं हैं। कुछ नए लोग, पढ़े लिखे लोग और पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारे लोग जो इन्होंने तालीम हासिल की, उन लोगों को भी यहाँ काम करने का, सियासत में काम करने का मौका मिला। सियासत एक बिज़नेस, ये इस सोच से हट के सियासत एक खिदमत के तौर पे जो है वो लोग इसे, जो हमारे जो इस वक्त सियासत में ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको प्रमोट करने की कोशिश की। हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ इसी सियासी जमात से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और ये जो हमारे साथ इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे इसी हवाले से, इस हुकूमत के हवाले से, क्योंकि ये जो हमारे मेहमान हैं इनका सियासत से, पाकिस्तान के हर शहरी की तरह सियासत से इनका ताल्लुक़ रहा, मगर इस वक्त इन्होंने ये सोचा कि मैं फ्रंट फुट पे आके एक सियासत जैसी एक खिदमत को अपनाऊंगा और आवाम की खिदमत करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, आप बताइए। सर ये एक, जैसा कि आपको यहाँ पे जानते हैं सारे कि आप सिविल इंजीनियर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स किया हुआ है, और मतलब लाइक आपसे वाकिफ़ हैं। ये अचानक से फ्रंट फुट पे आके सियासत करने का जो ख़्याल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एक्चुअली मैं 2010 से पीटीआई के साथ हूँ, और कराची का जो सबसे बड़ा जलसा 2011 25 दिसंबर को हुआ था, वो मैंने और नईम उल हक साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और मेरी इस तरह एफिलिएशन रही पीटीआई के साथ। 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो कैंपेन थी उसमें भी मैं उनके साथ था, और अब रिसेंटली जो 25 जुलाई के जो इलेक्शन हुए NA 243, जहाँ से खान साहब इलेक्शन लड़े थे, उसका मैं कैंपेन मैनेजर था। तो पार्टी ने मुनासिब समझा कि मुझे टिकट दिया जाए, तो पार्टी ने मुझसे बात की, तो इस तरह मैं सियासत में फ्रंट फुट पे आ गया। फ्रंट फुट पे आ गए। तो आप वो सियासत एक बिज़नेस और सियासत एक खिदमत, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो बिज़नेसमैन हूँ। ठीक है, तो बिज़नेस ज़ाहिर मैं बिज़नेसमैन हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स किया हुआ, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, तो मैं बस सियासत को बिज़नेस तो नहीं ले सकता। एक ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हुआ ही है कि सियासत को बिज़नेस के तौर पे लिया गया, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। करप्शन हमारी इतनी आगे बढ़ गई, क्योंकि नज़रियाती लोगों की कमी रही है, और जब तक इंसान नज़रियाती ना हो तो वो सियासत को भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। सही सही सही। और खान साहब ने तो स्पेशली, आपको मालूम है कि शौकत खानम से सिलसिला शुरू हुआ, नमल यूनिवर्सिटी गया, जो उनकी खिदमात हैं, विजनरी लीडर हैं, उन्होंने एक सोच दी, एक फ़िक्र दी, एक शऊर दिया इस कौम को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब कौम ने उनको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर वक्त होगा। करप्शन के ख़िलाफ़ खान साहब ने आवाज़ उठाई, और उसके ख़ात्मे के लिए वो अभी भी वो कोशिशों में हैं। उसके रिज़ल्ट्स हमारे सामने भी हैं, जो इस कम अरसे में रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में करप्शन करना इतना ही आसान होगा? नहीं, बहुत मुश्किल होगा।
बहुत असल में ये चलता है टॉप से, लीडर से चलता है। अगर लीडर आपका ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो और करप्शन उसकी ज़िंदगी में कभी आई ना हो। खान साहब ने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा, हर चीज़ उन्होंने वक्त से पहले उन्हें मिली। जैसे वो क्रिकेट खेलते थे, बहुत फेमस थे, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो इंशाल्लाह वो ट्रिकल डाउन होगा वो चीज़, और बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी, और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट, केपी में और पंजाब गवर्नमेंट में। जबकि सिंध में तो हम है नहीं, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये असर यहाँ पे भी होगा और सिंध गवर्नमेंट भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप सियासत में आते हैं तो सियासत में आके जहाँ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा होता है, अगर आप बड़ी ऑनेस्टी के साथ एक बिल्कुल सही समत में काम कर रहे होते हैं, इसके बावजूद आप पे तनकीद हो रही होती है, लोग उंगलियां उठा रहे होते हैं, आपसे अगर लोग प्यार करने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले, सराहने वाले लोग मौजूद होते हैं, तो आपको बुरा और गलत कहने वाले लोगों की भी एक तादाद मौजूद होती है। तो आप बिल्कुल रेडी हैं उन सारे लोगों को फेस करने के? देखें, एक्चुअली हुआ ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पिछले 70 साल से वो पूरी नहीं हुई जी, और वो एक्सपेक्टेशन जो है ना बढ़ती चली जा रही हैं और नाउमीदी फैलती जा रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 जुलाई के बाद से तब्दीली आई है, और जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है ये उसका तसलसल है। तो जो लोगों की उम्मीदें हैं अगर हम उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो हर टाइप का लोग होते हैं, और इसमें पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेसमैन भी, एलीट क्लास भी है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसका क्या डोमेन है। नेशनल असम्बली के जो मेंबर होते हैं उनके क्या डोमेन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स की। अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट्स ने हमारे पाकिस्तान में किसी भी जगह परफॉर्म नहीं कर पाए, माँ सिवाय केपी के। केपी में किया तो 2/3 मेजॉरिटीज़ है, पीटीआई वहाँ से यहाँ जीती। जी, और पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा जी सेकंड टाइम ऐसा हुआ, जबकि उसकी हिस्ट्री में हुआ नहीं ऐसा कभी। इसी तरह खान साहब ने अनाउंस किया है लोकल बॉडीज़ का रिफॉर्म पंजाब में। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिफॉर्म हो जाएगा, पुलिस रिफॉर्म होगा। तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके काम है, वो अगर रिजॉल्व हो जाए तो तनकीद नहीं होगी। और लोग चाहते हैं कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान रहे। तो ये हम कोशिश करेंगे कि उनके दरमियान रहने के लिए हमने कुछ सोल्यूशंस भी निकाले हैं। ज़ाहिर है मुझे मैं इंशाल्लाह जीत जाता हूँ तो इस्लामाबाद में मुझे ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा, तो हम एक यहाँ अपना सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा? ज़ाहिर ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना था कर लिया। अब मैं भी ये कह सकता हूँ जी कि खिदमत या फ्लाई काम सोशल वर्क्स के तौर पे, और ज़्यादा बेहतर है कि एक प्लेटफॉर्म हो तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, फहीम अब्बास। ये आवाज़ मुझे असगर अंकल की लग रही है। असगर अली? असगर अंकल। कैसे हो बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है बेटा। आज आपने हमारे लिए जो ना मेरा दिल खुश कर दिया है। एक ऐसी पार्टी के और ऐसे आदमी शख्स को बुलाया है जो बराबर से पीटीआई को जो है ना वो बैलेंस कर सकेगा, क्योंकि कारोबारी आदमी जो होता है ना उसकी मैनेजमेंट बहुत प्यारी होती है। जी। और मैं इनसे आफ्ताब भाई को सलाम के बाद ये कहूँगा कि सर आप इंडस्ट्रियों की तरफ भी ध्यान करें। जो हमारे मजदूर काम करते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी बिलों में नहीं होती है। वो काम करते हैं, ना हेलमेट देते हैं उनको, ना मास्क देते हैं अगर टैक्स वैक्स मिल जाए तो, ना उनका ख्याल रखा जाता है। तनख्वाह अगर 5 तारीख को देनी है तो 18 तारीख को, 12 तारीख को देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि अब नई पार्टी और हमारी पसंदीदा पार्टी आई है, मेरी तो खासकर, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उसको दिन दुगनी रात चुगनी अता करे और इन लोगों को इतनी हिम्मत दे और इस्तिकामत दे कि ये जो कहते हैं उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल सही। थैंक यू। आपको खुश रखे, आबाद रहो, शाद रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच असगर अंकल।
सर ये हैं अवाम जो आपके बारे में सोचते हैं और ये हैं उम्मीदें, इस पर बात करेंगे हम। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब। इनसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब जो कि NA 247 के उम्मीदवार भी हैं। 21 अक्टूबर को दोबारा से यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। वक्फे से पहले सर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, असगर अंकल। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बड़ा अच्छा इनका इनपुट होता है किसी भी मौजू के हवाले से। उन्होंने बात की बिज़नेस कम्युनिटी के कि जो बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं वो भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं इस गवर्नमेंट से। तो वैसे गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, और आप जिस ख़ास तौर पे जिस इलाके से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अभी, वो डिफेंस का इलाका है और सारा ये पॉश एरिया के साथ साथ पुराना जो शहर है वो बिज़नेस कम्युनिटी सारी उसमें आती है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में, और आप किस आवाज़ को, मतलब वो क्या आवाज़ जो ईवानों तक पहुंचाएंगे ये ज़िम्मेदारी हासिल करने के बाद, ज़रा उसके बारे में भी बताइए। पहले तो मैं असगर साहब को जवाब दे दूँ। जी जी जी। जो उन्होंने बात की लेबर के हवाले से, तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम लेबर्स को वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उनके यूनिफॉर्म है, उनके हेलमेट्स हैं, उनके शूज़ हैं, तो प्रोडक्टिविटीज़ जो है ना वो ख़राब होगी। और उनके टाइमिंग भी ऐसे होने चाहिए, उनकी सैलरीज भी टाइम पे होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है हमारा प्राइवेट जो बिजनेसमैन तबका है उस वहाँ तो कोई ऐसी इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आते। चंद एक जगह होंगे मगर वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। जहाँ तक NA 247 का ताल्लुक है, तो NA 247 की जो डेमोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम इकाइयाँ यहाँ पाई जाती हैं, तमाम कम्युनिटीज़ इस एरिए में हैं। और जिस तरह हम सब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का माशी शहरग है, तो इस तरह NA 247 जो है वो कराची का शहरग है माशी तौर पे। सारा बिज़नेस हमारे ओल्ड सिटी में होता है, बोल्टन मार्केट, खारदा, ली मार्केट, सदर, बंसोर, पाकिस्तान चौक। तो ये यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसमें कुछ लोगों की परेशानियाँ भी हैं, बिजनेसमैन को पानी टाइम पे नहीं मिल रहा, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो बिज़नेस को प्रॉपर जो है ना मैनेज नहीं किया जा रहा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। वो फैसिलिटीज़ जो इन बिज़नेसमैन को चाहिए वो नहीं मिल रही। ये भी मिनिमम प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको नहीं मिल रहा। उस पर हमने उनके साथ बाद मीटिंग्स की है, तो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द जो है ना ये तमाम फैसिलिटीज़ भी देंगे। और पाकिस्तान में जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंशाल्लाह अब सारा दुनिया का एतमाद खान साहब के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आनी भी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह बहुत बेहतर हालात होंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स। जो प्राइम मिनिस्टर ने 100 डेज़ का प्लान दे रहे हैं, उसके बाद 1 ईयर का और 2 ईयर और 3 ईयर्स के ये प्लान आएंगे तो आप देखेंगे। कल भी जो असद उमर साहब ने जो पैकेज दिया है, बड़ा बेहतरीन पैकेज उन्होंने दिया है। बिल्कुल सही। सर कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हीम? याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम याहिया भाई, आप कैसे हैं? भाई देखें, आपने जिन शख्सियत को बुलाया है आज वो इत्तेफाक से हमारे दोस्त के बहनों ही हैं। अच्छा। एहसन जफर सैयद साहब बहुत अच्छी पोस्ट पे एंग्रो में काम करते हैं। तो मैं तो मुझे तो इत्तेफाक से मुझे ये नहीं जानते, लेकिन इनके सारे खुद भी इंजीनियर है, इनकी वाइफ भी इंजीनियर है और बहुत काबिल आदमी है ये। अच्छा। बहुत अच्छी एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। तो मैं इनसे एक्सपेक्ट ये करूँगा आफ्ताब भाई से कि देखें हम लोग कराची में जो बिजनेसमैन तबका है उसको बहुत ज़रूरत है फैसिलिटेट करने की, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत सारी खराबियां हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। और अगर जब तक कोई बिजनेस प्रिवेल नहीं करता तो ना जॉब्स अवेलेबल होती है, ना आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है। तो मेरा कहना ये है कि आफ्ताब भाई प्लीज जरा आप जब आए, आप जीते तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप बिजनेस तबके के लिए और आम लोगों के लिए कोई ना कोई बेहतर काम करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्यार करने वाले मौजूद हैं। ज़ाहिर है इसी एरिया के लोग हैं जिनकी कॉल्स आ रही हैं। मैं ज़रूर
इनको ये बात करना चाहूँगा, जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ आप देखते हैं कि ट्रैफिक का कंजेशन, रोड बनती हैं टूट जाती हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी कराची पैकेज के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट का अप्रूवल दी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लगेगा और वो ट्रीट करके पानी हम कोरंगी इंडस्ट्री को देंगे और वो पानी हमारी लाइनों में भी आ जाएगा। ये बात सही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत हाई हो चुकी है, मोरल जो है लोगों के थोड़े से डाउन थे, अब इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट में वो मोरल भी बेहतर होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक क्योंकि कराची में मैं रहता हूँ और अपनी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे मैं एक शिकायत अभी कराची का जिक्र हो रहा था उस हवाले से मैं सुनता हूँ, ये लास्ट मरदमशुमारी हुई है, इसमें कराची की जो टोटल पॉपुलेशन बताई गई है, कहा जाता है एक आम राय लोगों की ये है कि वो एक जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो इंतहाई गलत है। कराची की तादाद जो है वो कम बताई गई है कराची के लोगों की, हालांकि लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फैमिली मेम्बर अगर आप 10 लोग हैं तो आप बताएंगे 5 हैं, तो फिर वो जो वसाइल हैं वो 5 लोगों के ही वहाँ पे पहुँचेंगे, तो वो 5 लोग कैसे गुजारा करेंगे? तो ज़रा इस किस्म के आप मुत्तफिक हैं इस बात से? वैसे एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली कराची डेवलपमेंट टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ, तो जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो 16 मिलियन पे, अच्छा एक्चुअल पॉपुलेशन है यहाँ की 23 मिलियन, तो वसाइल जो है वो 16 मिलियन के हिसाब से मिलेंगे या 23 मिलियन के हिसाब से मिलेंगे। ये बड़ी ज़्यादती हुई है शहर के साथ। और आप अगर शहर की हालात देखें तो उसकी वजह से क्या होता है, आप जितना सबब में जाएंगे, इवन डिफेंस के लेफ्टिनेंट के साथ जो कॉलोनीज लगी हैं वहाँ पे आप देखें किस किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, 4-4 फुट की रोड्स हैं, 6-6 फुट की रोड्स हैं, ऊपर से कैंटिलीवर निकाल दिए हैं लोगों ने कंस्ट्रक्शन में, तो क्रॉस वेंटिलेशन भी ख़त्म हो गई है। इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट भी है। आप देखें गिजरी ब्रिज अभी नया बना है, वहाँ से अंडरपास भी बना है, मगर इंक्रोचमेंट देखें आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। ये हमने अपने CBC के साथ भी बात करनी है, उनके साथ एक मीटिंग हो गई है, उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे, फेडरल और सिंध गवर्नमेंट को भी, ये तमाम चीज़ें सही करने के लिए। आप इंक्रोचमेंट आप पंजाब में देखें, इंक्रोचमेंट हटानी शुरू कर दी है। अच्छा, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अच्छा, सख्त फैसले वक्ती तौर पे तो ये सख्त होंगे मगर लॉन्ग लास्टिंग हो गई है। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग तो है, मगर आपने और हमने ये देखना है कि हमने मुल्क की बेहतरी वक्ती तौर पे देखनी है या परमानेंट बेसिस पे देखनी है। इंशाल्लाह वो सारे डिसीजन होंगे जो परमानेंट होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, जिनके रिजल्ट बेहतर आएंगे। सही है। तो इसमें जो लोग मुतासिर हुए हैं वो कई दहाइयों से इसी तरह ही रह रहे थे और उन लोगों ने वोट भी किया PTI को, और फिर अब उन्हीं को तजावज़ात जब हटानी पड़ी वहाँ से, तो वो उनके तासुरात कुछ मिले जुले तो होंगे, तो वो उसके लिए भी तैयार थे। किसी के साथ भी हो सकता है डिबेट, तो इसके ऊपर होंगी। मैं अगर सिर्फ गिजरी की मिसाल देता हूँ, एक नया ब्रिज बनता है, उसके नीचे आप क्यों अलाउ करते हैं? क्या रीज़न है? आपकी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है और ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ता है पूरे शहरों में, फिर उसके साथ ये होता है उनको दूसरी जगह एकोमोडेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब ने वादा किया था 50 लाख घरों का, तो वो एक उसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम हो रहा है, उसकी भी फोर्स एक टास्क फोर्स बनी है इस्लामाबाद में, अपने रिकमेंडेशंस बना रही है, प्रपोजल बना रही है, फिजिबिलिटी उसके ऊपर। तो लोगों को, गरीब लोगों को जो 15,000 और 10,000 और 20,000 के रेंट पे लेते रहेंगे, तो उनको हम घर देंगे ताकि 20 साल तक वो उसका रेंट देते रहे, 20 साल के बाद वो घर उनका हो जाए। उसके ऊपर मैकेनिज़्म उसका बनाया जा रहा है कि डिफरेंट डायनामिक्स होंगी, या बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो लोगों के लिए आसानी पैदा होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, तो सर 21 अक्टूबर के हवाले से मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। वो कान में ब्रेक की आवाज़ गूंज रही है तो ज़रा ब्रेक लेके आते हैं। तो 21 अक्टूबर के हवाले से ये जानना चाहूँगा कि लोग क्यों घरों से बाहर निकलें और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करें? आपका मौक़िफ़ क्या है, लोग क्या समझते हैं, ज़रा इस बारे में बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ आज आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। NA 247 से इलेक्शंस
के उम्मीदवार भी हैं। तो बड़ी नेक तमन्नाएँ हैं हमारी आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब से। इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। सर, वक्फे से पहले मैंने एक सवाल सर आपके सामने रखा था कि 21 अक्टूबर को लोग क्यों घरों से बाहर निकले और क्यों पीटीआई को वोट दें, आपको वोट दें? जी, एक्चुअली 21 अक्टूबर 25 जुलाई का तसलसल है। बेशक है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब यहाँ से जीते थे बड़े मार्जिन से, 67,000 मार्जिन से। 2013 में उनको 76,000 वोट पड़ा था और 2018 में 91,000 वोट पड़ा था। ये क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए तो बाई इलेक्शन है। लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया था और तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली की तो अभी इब्तदा हुई है। ये तो पार्ट 1 था वोट डालना, पार्ट 2 का इम्तहान है। अब हम सब का इम्तहान है, हम सब ने मिल के काम करना है। ऑनेस्टली सिंसियरली हमने ये काम करना है। खान साहब को मज़ीद मजबूत करना है क्योंकि ये जो 2 सीटें हैं कराची से, NA 243 जो खान साहब की ये सीट थी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की। वैसे भी ये NA 247 बड़ा जरखेज़ जगह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खास। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के लिए। और हम समझते हैं ये हमारा गढ़ है पीटीआई का। इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने बड़ी मेहनत की है और इसको पीटीआई का सॉलिड हल्का बनाया है। बिल्कुल सही। सर देखें, जिस एरिया की बात कर रहे हैं हम, NA 247, जहाँ डिफेंस, क्लिफ्टन और ये बाकी सारे इलाके भी आते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड, और सारे पॉश इलाके भी और समंदर के करीब भी हैं ये सारा। तो अब ये इस इलाके के बारे में बात करें तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है ना, जो पहला मसला जो मेरे जहन में आता है वो है पानी का, क्योंकि ज़मीन में तो पानी है नहीं और पानी जो है वो ख़रीद के पीना पड़ता है और इस्तेमाल करना पड़ता है। पीने के लिए तो ख़रीदते ही हैं सारे, तो वो ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक सवाल मेरी समझ से बाहर है कि वैसे कहने को आपके पास पानी नहीं है मगर आपके पास पैसे हैं तो पानी हाजिर है। देखिए, ये तो बुनियादी ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी भी है हुकूमत की, पानी वो फराहम करे। पानी पूरे पाकिस्तान में सीरियस क्राइसिस है। जी हाँ, और वही क्राइसिस कराची में भी है। अच्छा, कराची में इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर मैं डिफेंस क्लिफ्टन की अगर एग्जांपल दूं तो CBC को जो पानी मिल रहा है वो 4.5 to 4.9 MGD मिलता है। और जबकि इस CBC की जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस क्लिफ्टन की और जो कॉलोनीज़ हैं हमारी, हज़ारा कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, मुख्तलिफ कॉलोनीज़ हैं, नीलम कॉलोनी वगैरह, 9 MGD की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आधे से भी कम। आधे से भी कम। अब कराची में जो पानी अवेलेबल है, जो पंप होता था वो 650 MGD होता था, ठीक है, जिसमें से 100 MGD हब डैम से होता था। वो खुश्क हो गया, पिछले 2 साल से बारिशें नहीं हुई हैं। वहाँ पे हार्डली 6-7 MGD फीड होता है हमारा। ठीक है। धाबे जी से पंप होता है 550 MGD। ठीक है। उसमें से क्योंकि वहाँ पे पंप्स जो हैं, मोटर जो है वो काम सही नहीं कर रही हैं, 34 पंप्स इंस्टॉल हैं जिसमें से 22 पंप्स वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। मगर सर देखिए, इतनी अहम जगह पे वो जगह है जहाँ वहाँ की मोटरें काम नहीं कर रही, कहाँ मेंटेनेंस, वो लोग तवज्जो। आप तमाम पढ़े लिखे लोग और तमाम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे ये जिम्मेदारी किसकी है। ये जिम्मेदारी है सिंध गवर्नमेंट की। बिल्कुल। और उन 22 पंप्स के जो के इलेक्ट्रिक का बिल आता है वो 56 करोड़ रुपए का आता है। 550 MGD वहाँ से पंप होता है। लाइन लॉसेस के बाद हमें 450 MGD मिलता है कराची को। तो K4 का मंसूबा आपने सर नाम सुना होगा, बहुत अरसे से हम नाम सुन रहे हैं, K4 आ रहा है, K4 आ रहा है। 2008 में प्लान हुआ, 2016 में उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हुई। 25,000 रुपये का वो प्रोजेक्ट था। 50% फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग थी और 50% सिंध गवर्नमेंट की थी। फेडरल गवर्नमेंट ने 12.1 बिलियन दे दिया। अब इस K4 का कोई अता पता नहीं है, सिर्फ एक पाइपलाइन डाली गई है, ना इसके पंपिंग स्टेशन है, ना पंपिंग के कॉलोनीज़ बनी है लेबर के लिए, ना पावर है। 50 मेगावाट पावर इसकी चाहिए। तो वो अरबों रुपए वो अब ये एक्सटेंड हो गया। ये अब ये प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है 4 साल से पहले पानी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके लिए पावर भी चाहिए होगी। FW वहाँ काम कर रही थी, 25 अरब से वो 44 या 43 अरब पर ये प्रोजेक्ट पहुँच गया फेज़ 1, जिससे 260 MGD पानी पंप होगा और फेज़ 2 160 का है। तो मजीद आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई। ऐसी हालत में रहना पड़ेगा। हाँ, प्लानिंग नहीं हुई तरीके से। नहीं, थोड़ी सी बेहतरी आएगी, WOT से कुछ पंपिंग होगी, अल्लाह करे कोई बारिश हो जाए। अच्छा, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का K4 का नहीं पता।
अच्छा, हम ये प्लान कर रहे हैं, जो टास्क फोर्स है, कि हम सिंध गवर्नमेंट से बात करके इसको टेक ओवर करें या इनको सपोर्ट दें, और जो K4 का पानी है उसको हब डैम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तक डाल दें, तो कम से कम 100 mgd आपको बेहतरी आ जाएगी। तो हमें एक और काम भी करना है कि फ़र्श शारी से पानी भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, ठीक है, ये भी करना है, हम सबका फ़र्ज़ बनता पानी ज़ाया है। नहीं अगर मैं 5 मिनट शावर लेता हूँ तो मैं उसका शावर का टाइम कम कर दूँ। पानी है वो टैंक की सूरत में मिल रहा है आपको। हाँ, इवन ये कि पंपिंग स्टेशन, गिजरी का पंपिंग स्टेशन, वहाँ पे हाइड्रेंट लगा दिया गया। ये हमारी समझ से बाहर है कि हाइड्रेंट क्यों लगाए। इससे पहले ये डायरेक्ट मोहल्लों में और कॉलोनीज़ में वो पंप होता था। तो अब CBC के साथ हमारी मीटिंग्स होगी, उनमें हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स की भी जो प्रॉब्लम है, उन्होंने भी इस पे काम नहीं किया। और बहुत ही क्राइसिस है पानी के। मैं जहाँ जा रहा हूँ सबसे पहले एक ही सवाल किया जाता है, पानी, पानी और पानी। बिजली के बगैर तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, पानी के बगैर नहीं कर सकते। पानी के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये बात सच है कि पानी को हम ज़ाया भी करते हैं। सुबह सुबह सिर्फ ब्रश करते वक्त जो है ना वो टैप खुला रहता है और पानी जो है ना वो बह रहा होता है। हम अगर सिर्फ ये सोच लेना, एक सिर्फ इमेजिन करें कि आपने यहाँ से पानी बंद किया और वहाँ से किसी दूसरे टैप में जहाँ पानी नहीं आ रहा था और वहाँ पानी आना शुरू हो गया और उनकी ज़रूरत पूरी होना शुरू हो गई, तो ये कितना, एक तो पानी ख़रीदना पड़ता है हमें, एक वो भी सेविंग है, और उसके अलावा पानी जो है ना वो किसी के इस्तेमाल में आ रहा है, ज़ाया नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला की नेमत है। अभी हमें इसका अंदाज़ा होगा आने वाले सालों में, जब इसको अल्लाह ना करे कि वो जिस तरह जोहान्सबर्ग में जो आजकल पानी का बहरान आया हुआ है और पानी गैलन्स के हिसाब से हर शहरी को मिलता है, और वो एक पानी को 3-3 दफ़ा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो बर्तन धोते हैं, वो जो पानी निकलता है वो सेव करते हैं, उसको फिर वो फ्लश करते हैं, और इसी तरह जो है ना कभी कपड़े धोते हैं तो वो फिर वो पानी बचाते हैं और उसको पौधों को देते हैं। इस तरह पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी के क्राइसिस हैं, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। उनको कोई रिसाइकलिंग प्लांट लगानी चाहिए था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगानी चाहिए। सिर्फ 2 प्लांट है कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तीसरे का भी फेडरल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, अप्रूवल दी है, फंडिंग देगी। तो हमने प्लानिंग ही नहीं की। सर हम जो है ना वक्ती तौर पे प्लान कर रहे होते हैं अगले 10 साल और 20 साल के लिए। अब हम जो है 2047 के लिए विजन दे रहे हैं कराची का। 2047 100 ईयर्स हो जाएंगे पाकिस्तान को, तो हम उसका भी विजन दे रहे हैं। प्लानिंग 20 से 25 साल की होती है। 25 साल बाद कराची का क्या स्ट्रक्चर होगा, कितनी पॉपुलेशन होगी। यहाँ 6% की ग्रोथ है, 3% जो है माइग्रेट करके आते हैं कराची, और 3% लोकल ग्रोथ है। तो 14 से 15 लाख अफराद का हर साल इजाफा हो रहा है। उसके लिए अगर आज हम प्लानिंग नहीं करेंगे, पानी की, बिजली की, सीवेज की, सड़कों की, फ्लाईओवर्स की, तो ये कराची तो वो अजीब व गरीब शहर बन जाएगा, दिल्ली की तरह, जहाँ पे सड़कों पर लोग रह रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम यहाँ गुर्बत ज़रूर है, फाके नहीं है। बड़ा प्राइवेट सेक्टर जो है ना इस फिलैंथ्रोपी में जो है ना काम करता है। आपके हॉस्पिटल्स में भी, स्कूल्स में भी। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 52 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के। कहीं पंखा नहीं है तो बिजली है, बिजली नहीं है तो दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, ये सब अगर चीज़ें हैं तो टीचर घोस्ट है, टीचर नहीं है। अच्छा, तो ये हमने देखिए, हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी। हम अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में आए, हमने सपोर्ट करनी है अपनी हर गवर्नमेंट की, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल या हमारी लोकल बॉडीज़ की हो, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर काम नहीं हो सका तो फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। सही है, जैसे खान साहब ने, सॉरी आपके खान साहब अभी आए थे तो उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था। सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि 2 महीने में कराची की सफाई कर लें, और अगर नहीं आप कर पाएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कोई पूछने वाला नहीं है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज़ कंपनी का कि आपने कराची की सफाई करनी है। आपको कहीं नज़र आती है? बिन्स उठा के लेके जाते हैं, जो बिन्स की साइज़ है वो अंडर साइज़ है। एक अपार्टमेंट के नीचे 3 बिन्स रखे हुए हैं, वहाँ पे 400 फ्लैट्स हैं, 1200 लोग रहते हैं। तो ये तो समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम शाम को भी शोज़ देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है जनाब कि एक दूसरी पार्टी के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं। सिंध की अगर बात हो रही होती है तो डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट की बात की जा रही होती है। सूबाई हुकूमत तो आज भी उन्हीं की है, तो सिंध गवर्नमेंट जो पहले थी कई दहाइयों से चलती आ रही है। तो क्या इस दफ़ा बेहतरी के इम्कानात हैं इन लोगों से? देखिए, एक तो ये कि सर वक्फे पे जाना पड़ जाएगा मैं एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ पीटीआई से एक मेहमान मौजूद हैं, आफ्ताब हुसैन सदीकी साहब। NA 239 के ज़मनी इंतखाबात में NA 247 यस 247 तो उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। इनसे ज़रा इस हलके के बारे में और इनकी पार्टी के बारे में बात हो रही है, क्या क्या प्लान्स हैं इस बारे में बात हो रही है। अच्छा तो सर बात मैं कर रहा था कि हम शाम के शोज़ देखते हैं, जितने भी जो हमारे अवाम है वो भी देखते हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो हम किसी और पे डाल देते हैं कि वो फलाने ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे तो वो हैं, यहाँ पे तो आप किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदार को भी आप उनके साथ बात करेंगे तो वो किसी ना किसी और पे डाल देंगे। आखिर वो असल वजह होती क्या है? जैसे अगर सिंध के बारे में बात करें, कराची की बात करें, तालीम की, हेल्थ की, किसी बारे में सिंध गवर्नमेंट है, वो जो सूबाई हुकूमत है उनकी ज़िम्मेदारी है ये। वफाक में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जो सिंध हुकूमत तो आज भी उन्हीं की है जो पिछले 4 दहाइयों से थी। तो क्या इस दफ़ा कुछ इनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लेने वाले हैं हम? देखिए, हर एक का अपना डोमेन होता है। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम का अच्छाई बुराई आपकी जिम्मेदारी, आपके प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी, सही, आपके CEO की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सही है। इसी तरह हम समझते हैं कि पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट में है। जो रिक्वायरमेंट है, जो जिम्मेदारियाँ वो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी पूरी करनी है। इससे पहले हमारे पास 3 MPs होते थे सिंध गवर्नमेंट में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 MPs हैं हमारे पास। 2 का इलेक्शन और होने जा रहा है तो 31 हो जाएंगे। तो हमारा बड़ा पॉजिटिव रोल होगा सिंध गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए। ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी है तो हम अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। जहां अगर करप्शन की बात आएगी तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बड़ा ज़बरदस्त अभी असम्बली का सेशन, बजट सेशन चला है जिसमें हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। जो सही बातें थी उसको सपोर्ट भी किया, जहाँ इश्यूज़ थे उसको सिंध गवर्नमेंट को हमने गाइड भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जो जिम्मेदारी वो तो पूरी करनी पड़ेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, इसकी जो सिविक इश्यूज़ हैं वो लोकल बॉडीज़ के हाथ। अच्छा, लोकल बॉडीज़ को अब लोग 18 अमेंडमेंट के बाद जो है लोकल बॉडीज़ के कुछ पावर सिंध गवर्नमेंट ले गई है। लोकल गवर्नमेंट जो है, सिटी गवर्नमेंट हर वक्त ये रोती है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है, तो हम क्या करें। अगर वसाइल नहीं है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, या आप फेडरल से मदद मांगे, या सिंध गवर्नमेंट से कहें, कहीं तो काम होगा ना। शहर का सत्यानाश हो गया। चंद फ्लाईओवर ज़रूर बने हैं मगर 10 साल में, उसके अलावा आप सूरत हाल देख लें, कंजेशन कितनी है, ट्रैफिक की कंजेशन है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जिसने तबाही फेर दी है, चाइना कटिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस शहर के साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है पिछले 30 साल में। अब वो वक्त आया है कि हम तमाम अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को भूल के अच्छी चीज़ों को लेके चलें आगे, इस शहर को आगे बढ़ाएं, इस शहर की तरक्की के लिए काम करें और तमाम जो भी माजी में हुआ उसको हमको भूल के आगे बढ़ना पड़े। आगे बढ़े। सर एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सवेरा अशरफ बात कर रही हूँ। सॉरी, सवेरा अशरफ। सवेरा बात कर रही हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवेरा कहाँ से कॉल किया आपने? लाहौर। लाहौर से। ट्विटर की बहुत एक्टिव फॉलोअर। अच्छा ठीक है जी। सवेरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कल बर्थडे है, सबसे पहले आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। सही, मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और आपने जैसा पीटीआई के गेस्ट बुलाए तो लोग अगर आगे पाकिस्तान के लिए काम करें, ना कि अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए, अपने जायदादें बनाने के लिए, तो ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हमें पीटीआई से बहुत उम्मीद है कि पीटीआई के कामों से इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम एक दिन पूरी दुनिया में रोशन होगा। बहुत शुक्रिया सवेरा, आपने कॉल किया, अपना इनपुट दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो डेफिनेटली अपनी जेबें भरने के लिए जो काम करेंगे उनकी भी वैसे ही पकड़ाई होगी जैसे आज इन सब की हुई है। सारा सब कुछ आप हमारे सामने। सर एक जैसे अभी उन्होंने ट्विटर का जिक्र किया है, ये मुझे याद आ गया, एक एक्टिव फॉलोअर्स में से हैं और अच्छी सोच रखने वाले जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनमें इनका शुमार होता है। सर जहाँ
सोशल मीडिया की बात करें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करें, तो सोशल मीडिया जो है ना हमेशा से ताकत रही है। जब से पीटीआई जो है ना वो ग्रो करना शुरू हुई है, सोशल मीडिया ताकत रही है। और नौजवानों की जमात है, तो इसमें नौजवान जो है ना उनका हथियार और उनकी ताकत जो है सोशल मीडिया तो है। इसमें एक जंग सी नज़र आती है कभी कभी, एक ऐसी सोच के लोग नज़र आते हैं जो हर सही को गलत करने में लगे हुए हैं और गलत को सही करने में लगे हुए हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, अलग अलग सोच को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? जो किसी की दिल आज़ारी हो सकती है इससे, आप गलत सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, गलत बात को फैला रहे हैं, जानबूझ के गलत खबर फैला रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हो गया पार्टी के बेस के ऊपर। हाँ। पार्टी की जो सोशल मीडिया काम कर रहा है, अगर वो सोशल मीडिया गलत करता है तो पार्टी जिम्मेदार है। हाँ। और एक इंडिविजुअल एक्ट, आम शहरी जो कर, वहाँ कहीं एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। हाँ। ताकि किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। ऐसे मैसेजेस पोस्ट हो रहा होता है इररिलेवेंट, और उससे उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। हाँ, लोगों सच की बात तो आप करें, फैमिली लाइफ हम सच करें। हाँ। और सच की भी एक लिमिट होती है ना, क्या सच भी उतना बोलें जितनी ज़रूरत है, जितना बर्दाश्त हो जाए, जितना। तो ऐसा ना बोलें जिससे किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। हाँ। जिस तरह कहा गया ना, किसी की फैमिली लाइफ को बचाने के लिए अगर आपको जो मामूली झूठ भी बोलना पड़े तो भूल जाए। तो अब मेरा कहने का मकसद है लाइन ड्रॉ करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। और ये एथिक्स हमें सबको, चाहे यूथ हो या हम लोग हो, हमने कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जो है ना पोस्ट करनी चाहिए। अब देखिए, मैं बड़ा एक अजीब सी बात है, मगर मुझे बताना तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो है ना वो सोच मौजूद है। जैसे एक दूसरी पार्टी के मतलब सियासतदान है, वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ठीक है। अब ख्वाजा साहब वैसे तो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान में जो है ना वो लोगों को एक आदी किया हुआ है। उन आगे से जवाब कैसे आ रहे हैं उन लोगों को? उन्हें लोग जो है ना कहते ओए ख्वाजा सरा, ओए फलाना, मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है, बदतमीजी है के ज़िम्मे में आता है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और FIA के को भी मेरा ख्याल इस हवाले से कोई ना कोई एक अपनी पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए, लॉ बनना चाहिए। जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में हम उस तरह तो नहीं करना चाहेंगे, मगर कोई लॉ होना चाहिए, कहीं लाइन ड्रॉ होना चाहिए। और ये हम इंडिविजुअल का भी फ़र्ज़ है कि हम हर वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ पोस्ट करें जिससे फ़ायदा हो, मुल्क का भी, फैमिलीज का भी, सोसाइटी का भी। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको समझना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और हमने एक अच्छी कौम के तौर पे बिहेव करना है ताकि पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो सके। अच्छा सर, आखिरी मिनट है, मैं चाहूँगा कि जो आपके चाहने वाले और आपके एरिया के जो लोग हैं जहाँ से जिन्होंने आपको वोट करना है, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें तो सर ये कैमरा हाजिर। जी, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि 21 अक्टूबर को आप पिकनिक पे ना जाइएगा, निकलिएगा, वोट कास्ट कीजिएगा, इमरान खान साहब को मज़ीद मजबूत कीजिएगा। ये आपकी सीट है, आप इमरान खान की सीट है, PTI की सीट है, ये आफ्ताब सिद्दीकी की सीट नहीं है। मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा, मैं आपके मसाइल को असम्बली में लेकर जाऊंगा, मैं आपके मसाइल को लोकल लेवल पे भी हल करूंगा। और जिस तरह के मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, इसी एरिया में 22 साल से रह रहा हूँ, तो आपने और हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और क्योंकि हमारे बीच में रहते हैं, ये यहाँ इस इलाके में रहते रहें, इसके मसाइल से वाकिफ़ हैं और इनके हल करने के लिए एक हिम्मत भी रखते हैं, और दयानतदारी जो है वो हमेशा आपको आगे लेके जाती है। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।